बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज जो टेस्ट हुए हैं स्कूल लीडर, वो टेस्ट का जो ये फोर्थ पार्ट है, वो आज की इस वीडियो में हम जो मिसिंग एमसीक्यूज़ हैं उसको आज की वीडियो में हमने कवर करना है। ये कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप किया था, ये कुछ पेपर्स, तो इस पेपर को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। ओके, इसमें से जो एमसीक्यूज़ रह जाते हैं वो इसके बाद लास्ट वीडियो होगी, तो उसमें हम वो सारा जितने भी रह जाएंगे एमसीक्यूज़, तो उनको सबको हमने उस वीडियो में कवर करना है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या सजेशन है? जो हम इस तरह के पार्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो वो सही है या आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दें, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस अपने जो जो मेथोडोलॉजी है हमारे ये अपलोडिंग का, तो वो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली फिर कर लें। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास MCQ 65 जो हमने अभी तक वो डिस्कस नहीं किया, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नजर आए। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये अर्थ है। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रह रहे हैं। ओके, अक्सर स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं या उसके अंदर रह रहे हैं। ये मुझे भी कन्फ्यूजन था, मैं आपको अपना पर्सनली भी बता दूं। जब मैं ग्रेड 8 में था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं या अर्थ के बाहर रहते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट को, अक्सर वो साइंस के कंसेप्ट्स में इतने डीप चले जाते हैं कि फिर वो खुद ही उसमें कंफ्यूज सा हो जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे रह रहे हैं। ओके, जितने भी हैं, दिस इज़ पाकिस्तान, तो यहाँ पे फिर इंडिया होगा, फिर यहाँ पे चाइना होगा, तो इस तरह ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। ओके, और दिस इज़ द स्काई। ओके, और यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अच्छा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, ये आपने जहन में रखना है। अगर कल के टेस्ट में ये आ जाए कि वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर, तो दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ आओगे, तो आपकी वैल्यू ऑफ जी दैट्स विल गेट इंक्रीज, वो इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ जी वो क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, तो ये वैल्यू ऑफ जी एन जी, ये दिस विल रिमेन कांस्टेंट। जहाँ पे भी चले जाओ आप, तो ये वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब जैसे आप ऊपर चले जाओ, तो आप ऊपर की तरफ जब जा रहे हो, तो वैल्यू ऑफ जी विल आल्सो गेट डिक्रीज, तो ऊपर भी आपकी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। ओके, तो ये आपने जहन में रखना है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वैल्यू ऑफ जी विल गेट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन यू मूव टुवर्ड द स्काई। ओके, तो यहाँ पे जैसे सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो, तो वैल्यू ऑफ जी विल गेट डिक्रीज, सरफेस से आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो वैल्यू ऑफ जी विल गेट डिक्रीज। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपका वो होता है, मून होता है, तो मून पे कितना होता है वो आपको पता होगा, 1/6 टाइम्स वैल्यू ऑफ जी होता है। ओके, ये जी की वैल्यू वहाँ पे बहुत कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है? डिवाइड बाय 6 हो जाती है। यहाँ पे 9.8 है, तो 9.8 डिवाइड बाय 6, दैट्स विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट मून। ओके, मून पे हमारे पास कितना वैल्यू ऑफ जी होता है, वो इतना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्या, अगर मैं ये हाइट जो है मेरे पास, ओके, मैं यहाँ पे, ये मेरे पास हाइट है, यहाँ पे मुझे जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मून पे नहीं, यहाँ पे मेरे पास एक फिक्स हाइट है। ओके, यहाँ पे मुझे जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? अच्छा, ये हाइट भी उन्होंने आपको दिए है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दिए हैं कि ये हाइट जो है ये कितना है, दैट्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने जी की वैल्यू को फाइंड करना है जब आपका हाइट जो है दैट्स इक्वल टू कैपिटल आर। तो अब यहाँ पे हमने वो फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला आप जहन में रख लो, तो चाहे आप जितना भी ऊपर चले जाओ, तो आप वैल्यू ऑफ जी इस फार्मूले के थ्रू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि जी डैश मीन्स के न्यू वैल्यू ऑफ जी दैट्स विल बी इक्वल टू जी डिवाइड बाय 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर। ओके, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जी डैश क्या हो जाएगा, जी विच इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे h इज इक्वल टू r है, तो h r डिवाइड बाई r, तो उससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो g डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि g इंटू 4 टू द पावर ऑफ -1, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है इसका पावर +1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर MCQs में आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, -1 4। ओके, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जी यहाँ पे पावर क्या है, +1 है, जब ये नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसका आंसर जो है वो डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, MCQ नंबर 66, इसको कवर कर लेते हैं। व्हेन ए वेट, ओके, W इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये मुझे गिवन है। ओके, इज हंग फ्रॉम ए वायर ऑफ ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ मुझे गिवन है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ।
इस तरह का मुझे वायर गिवन है, ओके, उस पर वेट है, वेट कितना है, वेट आपको गिवन है दैट इज़ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन मुझे वेट गिवन है, ओके, और मुझे लेंथ ऑफ दी वायर कितना गिवन है, वो मुझे 2.0 मीटर गिवन है। ये ओरिजिनल लेंथ है, लाइक जब वेट नहीं था तो ये लेंथ था, लेकिन जब जैसे मैं वेट डाल देता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा। लेट सपोज ये आपका जो ये वायर है ये रबड़ का है, तो जैसे आप इसमें थोड़ा सा वो वेट डाल देते हो, 40 न्यूटन वेट मैं इस पर डाल देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा, तो इट मीन्स कि इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो लेट सपोज इसका लेंथ इतना इंक्रीज हो गया, अब ये यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो इसका लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, इतना इसमें लेंथ जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ, इसको मैं डेल एक्स कहूँगा। डेल एक्स मीन्स कि दिस इज लेट सपोज मेरे पास L2 है और ये मेरे पास L1 है, तो डेल एक्स मीन्स कि L2 माइनस L1। अच्छा, यहाँ पे मैं डेल एक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं अभी फ्यू मिनट्स के बाद वो आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इट्स न्यू लेंथ बिकम 2.30, ये भी मुझे गिवन है, L2 भी मुझे गिवन है दैट इज 2.30 मीटर, ओके, और L1 भी मुझे गिवन है दैट इज 2.0 मीटर, ओके, 2.0 मीटर गिवन है। अच्छा, what will be the force constant for the wire if the elastic limit is not exceeded? अच्छा, यहाँ पे ये कंडीशन मुझे गिवन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ कि F इज इक्वल टू के इंटू डेल एक्स। अच्छा, डेल एक्स में यहाँ पे क्यों यूज कर रहा था, तो वो मैं इसी फार्मूला की वजह से यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये F इज इक्वल टू के इंटू डेल एक्स क्या है, ये डेल एक्स इज द एक्सटेंशन, जो कि कितना एक्सटेंशन आया है उसमें। अच्छा, F इज द फोर्स, ओके, लाइक कितना, वो तो आपको गिवन है यहाँ पे 40 न्यूटन, ओके, तो ये आपका। अच्छा, अगर ये आपको ग्राम में गिवन होगा तो फिर फोर्स एफ को आपने किस तरह फाइंड करना है, अगर नेक्स्ट टेस्ट में इस तरह आ जाए तो फिर आपने एफ को इस तरह फाइंड करना है कि एम जी, तो यहाँ पे आपने ग्राम में जो गिवन है वो वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी है, 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करने, तो आपके पास फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपके टाइम के आप इजी किया था, 40 न्यूटन उन्होंने यहाँ पे दे दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स कांस्टेंट, दिस इज योर फोर्स कांस्टेंट, के इज योर फोर्स कांस्टेंट, सो आई विल नीड टू फाइंड द के। तो के मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय डेल एक्स, तो फोर्स कितने हैं, वो 40 न्यूटन है मेरे पास, और डिवाइड बाय डेल एक्स कितना है, तो वो मैंने फाइंड करना है 2.30 माइनस 2.0, तो इससे क्या आएगा 0.30 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, दिस जीरो विल कैंसिल बाय दिस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 3 इज 9.3, तो 133.33 न्यूटन पर मीटर, इसमें ये करेक्ट आंसर होगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं फर्स्ट पार्ट 1 में ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। अच्छा, next question is 78, very interesting question. 78 is a photograph measures 7.5 centimeter by 3.25 centimeter is to be enlarged. Like इसको मैंने बड़ा करना है. If the enlargement of the longest side is 10.5 centimeter, like this is my longest side, this is my shortest side. So ये मेरे पास longest side को मैंने कितना किया है 7.5 से मैंने इसको लेके गया हूँ, कितना इसको मैं enlarge कर दिया 10.5 सेंटीमीटर, ओके। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्ट साइड, तो शॉर्ट साइड मेरे पास 3.25 था, तो ये मुझे फाइंड करने, तो इसकी जगह मैं अननोन यू लिख लेता हूँ। अच्छा, ये जब भी आपका इस तरह के वो क्वेश्चन आ जाए तो ये स्पेसिफिक, ये एक स्पेशल टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स में, लाइक जिसने ओ लेवल नॉर्मल मैथ्स किए, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किए अपने बेसिक मैथमेटिक्स में, ओके। वहाँ पे मैंने बाकायदा इसको एक्सप्लेन किए, वहाँ पे मैंने फिर इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए, तो एक्सरसाइज में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे, वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैंने वहाँ पे सॉल्व किए। तो बेस्ट यही होगा कि आप वो बेसिक मैथमेटिक्स का जितना भी प्ले लिस्ट है, जितने भी वीडियोस है उसमें, तो उसको आप कवर अप कर लो, तो आपका ये मैथ्स का पोर्शन जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये सारा है वो बेसिक मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको फिर देखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी जिस भी टेस्ट के लिए जाओगे तो बस वो वही एमसीक्यूज आते हैं, वही बेसिक मैथमेटिक्स से वो सारे एमसीक्यूज आते हैं, ओके। तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो कम से कम आपको मैथ्स की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, लाइक मैथ्स की तैयारी पे जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो वेस्ट नहीं होगी फिर इन फ्यूचर। तो आपके लिए बेस्ट हो कि आप वो सब कवर कर लो, उसको मैंने सिक्वेंशली सब कुछ कर दिए, तो वहाँ पे लाइक इतना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइक 7.5। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने इस तरह करना है कि रेशियो को सेम लेना है, ओके। यहाँ पे मैं लार्ज साइज तो या इस तरह कर लेता हूँ कि मुझे शॉर्ट साइज फाइंड करने, तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ 3.25 डिवाइड बाई लार्ज साइज लिख लेते 7.5, दैट्स इक्वल टू अननोन डिवाइड बाई 10.5, ओके। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यू आपका क्या हो जाएगा 10.5 टाइम्स 3.25 डिवाइड बाय 7.5, ओके। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओके।
और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 5 टाइम्स 1 इज़ 5। ओके ओके, यहाँ पे 3 टाइम्स 5 इज़ 15, 3 टाइम्स 7 इज़ 21। ओके, तो अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मैं इसने इस पॉइंट को ये आपका हो जाएगा 325 हो जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा 500 हो जाएगा। तो 5 टाइम्स 6 इज़ 30, 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 0 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 टाइम्स 7 इज़ 35, तो 3 कैरी, 6 टाइम्स 7 इज़ 42, 42 प्लस 3, 42, 43, 44, 45, तो डिवाइड बाय 100, तो ये 4.55 आपका आ गया। ओके, अब ऑप्शन देख लेते हैं। 4.55, 4.55 ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा 4.55 आपको गिवन है, तो फिर आपने 4.6 को चूज़ नहीं करना। ओके, ये राउंडिंग करके फिर 4.6 आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर 4.55 आपको गिवन नहीं है तो फिर आप 4.6 को मार्क कर लो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट 79, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, ए क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर रीड क्वार्टर पास 3, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? अच्छा, ये टाइम्स मुझे गिवन है और कह रहे हैं कि रीड क्वार्टर पास 3। ये मैं दोबारा वहाँ पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ईटा के नेक्स्ट टेस्ट जो आ रहे हैं तो उसमें भी शायद ये वो आ जाए, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए। एमसीक्यूज चेंज होगा लेकिन इसी तरह का होगा। ओके, अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास जो बिग नीडल है वो भी यहाँ पे। ओके, और जो छोटी नीडल है वो यहाँ पे। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 2 ओ क्लॉक कहते हैं। ओके, अगर ये यहाँ पे होगा तो इसको हम 5 ओ क्लॉक कहते हैं, ये यहाँ पे होगा तो इसको हम 6 ओ क्लॉक कहते हैं, ये यहाँ पे होगा तो इसको हम 10 ओ क्लॉक कहते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर ये इस तरह हो जाए कि ये यहाँ पे हो और आपका ये बिग नीडल जो है ये यहाँ पे हो। ओके, तो इसको हम 10:30 कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कहना है? हाफ 10 ओ क्लॉक, हाफ पास्ट 10 ओ क्लॉक। ओके, या हाफ पास्ट 10। ओके, ये भी आप कह सकते हो, हाफ पास्ट 10 या हाफ पास्ट 10 ओ क्लॉक। ओके, इसी तरह अगर ये छोटी नीडल यहाँ पे होगा तो हाफ पास्ट 9, यहाँ पे होगा तो हाफ पास्ट 3, यहाँ पे होगा तो हाफ पास्ट 4। ओके, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्वार्टर की तरफ आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको छोटी नीडल वो 12 पे हैं और बिग नीडल जो है वो 3 पे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या कहना है? क्वार्टर पास्ट 12। ओके, ये यहाँ पे होगा तो क्वार्टर पास्ट 1, क्वार्टर पास्ट 2, क्वार्टर पास्ट 10। ओके, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे छोटी वो नीडल जो है वो यहाँ पे हो और बिग नीडल यहाँ पे हो, तो फिर क्या कहेंगे? क्वार्टर टू 12। आपने कहना है क्वार्टर टू 12। ये अगर यहाँ पे होगा तो क्वार्टर टू 1। ओके, ये यहाँ पे होगा तो क्वार्टर टू 3। ओके, ये यहाँ पे होगा तो क्वार्टर टू 6। ओके, तो होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। ओके, अब एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज इज 79, ए क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर रीड्स क्वार्टर पास्ट 3। तो क्वार्टर पास्ट 3, तो इट मीन्स के 3 क्वार्टर पास्ट 3, तो इट मीन्स के इसमें 3:15 आएगा। सॉरी, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? तो ये ऑप्शन 20 में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें। ओके, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एनालिटिकल सेक्शन की तरफ। अच्छा, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 22 to 26। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सेटिंग along a circle facing at the center and are playing cards. E is the neighbor of A and D. तो E के नाइबर हैं, तो E के पास ऊपर और नीचे मेरे पास A और D होगा। ओके, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, अच्छा, G इज़ नॉट बिटवीन F एंड C। तो ये आपने जहन में रखना है कि G इज़ नॉट बिटवीन F एंड C। F इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। इमीडिएट लेफ्ट मीन के फ़ौरन बाद। तो अच्छा, A मेरे पास ये है, तो इसके लेफ्ट साइड पे कौन सा होगा? ये इसका राइट साइड होगा। ओके, लाइक ये इसका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो ये इसका राइट साइड होगा। इसके लेफ्ट साइड पे F इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, तो यहाँ पे इसका F आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब और कंडीशन मुझे गिवन नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे पास अल्फ़ाबेट कितने? ए कवर हो गया, बी नहीं कवर हो, तो बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
सी भी कवर नहीं हुआ तो सी भी लिख लेता हूँ, डी कवर हो गया, ई कवर हो गया, एफ भी कवर हो गया। अब दोबारा कंडीशन चेक कर लेते हैं। ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड डी, तो ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड डी। ओके, जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी, तो जी कहाँ पे है? ओके, जी मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया, तो जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ एंड सी में जी नहीं होना चाहिए, तो इस जी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, अच्छा अब कंडीशंस को दोबारा मैं देख लेता हूँ ताकि वो ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड डी, तो ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड डी। जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी, तो जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी। एफ इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ओके, एफ इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ओके, तो यस। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन है मेरे पास कि हु इज़ द नेबर ऑफ बी, तो बस सिंपल आपने देखना है नेबर बी का नेबर क्या है, जी एंड सी है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे नहीं है, तो डेटा इन एडुकेट, ये बस आप इसमें फिलअप कर लो। ओके, अच्छा, विच पेयर गिवन बिलो हैज़ द सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट। ओके, फर्स्ट के राइट पे कौन सा है? तो फर्स्ट सी के हमारे पास राइट पे एफ है, तो ये नहीं होगा। डी के राइट पे हमारे पास जी है, तो ये हैं। बाकी को भी चेक करते हैं। ई के राइट पे मेरे पास डी है, बट यहाँ पे ए गिवन है। ए के राइट पे हमारे पास ई है, बट यहाँ पे बी गिवन है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर एज गिवन। टू लेफ्ट टू राइट आपने इस डायरेक्शन में आना है। ओके, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन बन रहा है, तो कौन सा है? सी डी जी, तो सी डी नहीं, ये नहीं बन रहा। ई डी जी, ई डी जी, यस, ऑप्शन बी। बाकी भी चेक करते हैं, बी जी सी, बी जी, ये भी नहीं बन रहा। एफ बी सी, तो एफ वो भी नहीं बन रहा। ओके, तो इसमें हमारे पास ई डी जी, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ? टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो यस। टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो बी के राइट पे सी है। ओके, तो यानी सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट पे सेकंड ए है यहाँ पे, तो नहीं हो, तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर? तो बी ए, यस, ये मुझे लग रहा है बी ए। सी बी एडजेसेंट है। डी ई, ये भी एडजेसेंट है। जी डी, तो ये भी एडजेसेंट है, तो बी ए, ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर, अच्छा यहाँ पे एमसीक्यूज है मैनोमीटर, मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, ब्लूनेस ऑफ गैस, तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये मैनोमीटर जो होते हैं ये प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करते हैं। अगर आपने गाड़ी में देखा होगा तो वहाँ पे भी ये एक वो क्लॉक सा होता है, ये आगे वो लगा होता है मैनोमीटर, ये जो गैस होता है उसके प्रेशर को मेजर करते हैं। ओके, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक यू शेप ग्लास होता है। ओके, और उस ग्लास के अंदर हमारे पास मर्क्यूरी होते हैं। ओके, हम मर्क्यूरी को क्यों यूज़ करते हैं? हम पानी को क्यों यूज़ नहीं करते? तो हम मर्क्यूरी को उसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो हाई है। ओके, लाइक अगर हम पानी यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर पानी पे आएगा तो वो एक लाइक बहुत ज़्यादा वो रिप्लेस हो जाएगा, वो पानी जो है इस तरह यू शेप होता है। तो इसमें हमारे पास इस तरह ये मर्क्यूरी होती है, लेकिन यहाँ से जैसे ही प्रेशर आएगा, अगर ये पानी होगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा जाएगा, तो हमें एक बहुत बड़ा ग्लास, यू शेप ग्लास रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए लेस डेंसिटी की वजह से हम यहाँ पे मर्क्यूरी यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही इस पर प्रेशर आएगा तो मर्क्यूरी थोड़ा सा वो हिल जाते हैं, तो हम उससे फिर वो कैलिब्रेशन उसकी कर लेते हैं और उससे फिर मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।